गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 8 मई के करंट अफेयर्स देखेंगे और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जो है, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में संजय कुमार मिश्रा को अपॉइंट किया गया है। 1 जुलाई से ये अपने कार्यभार को संभालेंगे। 4 साल के टर्म के लिए इनको चुना गया है और ये झारखंड हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है। ओथ ऑफ ऑफिस ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाएगी? तो ये यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा नई दिल्ली में एडमिनिस्टर की जाएगी। जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल की यहाँ बात कर लेते हैं। तो ये एपेलेट अथॉरिटी है जिसे जीएसटी एक्ट 2017 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। जीएसटी से रिलेटेड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट्स, इन सब से रिलेटेड जो भी शिकायतें आएंगी, जो भी अपील्स आएंगी, उनको सुनने का काम ये ट्रिब्यूनल करती है। जीएसटी की बात कर लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे संविधान में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। आर्टिकल 246A इसे ऐड किया गया संविधान में जीएसटी को लागू करने के लिए। इसके ज़रिए ऑलमोस्ट जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते थे, उन सभी को मर्ज कर दिया गया है। 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है जीएसटी को ऑल ओवर इंडिया। कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं जो जीएसटी में शामिल नहीं किए गए हैं। ये हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल, टैक्स ऑन टोबैको एंड एल्कोहल, स्टैम्प ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, व्हीकल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। ये ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा और जितने भी मोस्टली सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में कवर कर लिए गए हैं। On which day is the Border Road Organization Raising Day observed? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 मई के दिन। तो इसी दिन इसका होता है रेजिंग डे। 7 मई 1960 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। 2024 में 65th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है ब्रो की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है। करेंटली इसके जो हेड हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन हैं। ब्रो की टैगलाइन है, इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स वर्क्स स्पीक्स। When is वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को 8 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे को। पहला रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट हुआ था 8 मई 1948 में। थीम इस बार की है, आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवॉर्ड। एम है इस दिन को मनाने का, टू ऑनर द इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम वेरियस नेचुरल कैलामिटीज़, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अदर क्राइसिस। रेड क्रॉस एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ बोल सकते हैं इसको वर्ल्ड लेवल पर, जो कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए जाना जाता है। विच इंडियन एस्ट्रोनॉट इज़ गोइंग टू ट्रेवल टू स्पेस फॉर द थर्ड टाइम? तीसरी बार कौन से एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस में ट्रेवल करने जा रही हैं? तो ये सुनीता विलियम्स हैं, भारत की इंडियन ऑरिजिन है और नासा के स्टरलाइनर मिशन के तहत इनको भेजा जाएगा। इस मिशन में 2 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, एक तो हैं सुनीता विलियम्स, दूसरे हैं बेरी यूजीन बुश विलमोर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनको भेजा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं तीसरी बार ये जा रही हैं। तो पहले 2 कब गई हैं? पहले 2 बार 2006 में और 2012 में ये स्पेस में जा चुकी हैं 2 बार। अब तीसरी बार भेजा जाएगा। नासा की बात करें तो 29 जुलाई 1958 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। यूएस की स्पेस एजेंसी है। नासा के द्वारा ओशियंस और एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए पेस मिशन को लॉन्च किया गया था। फिर निसार सैटेलाइट जो है, ये इसरो और नासा का जॉइंट मिशन है। इन्फ्यूज़ मिशन लॉन्च किया गया नासा के द्वारा टू स्टडी द साइग्नस लूप सुपरनोवा remnant. NASA has landed a sample of asteroid Bennu on Earth through the Osiris Rex mission. साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस से रिलेटेड यहाँ न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। भारत गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है ना, भारत का इसरो। तो उसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट जिन्हें सिलेक्ट किया गया है गगनयान मिशन के तहत भेजने के लिए, वो हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। पीएम मोदी ने अनाउंस किया इंडियाज़ ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035। इसरो ने लॉन्च किया फीमेल रोबोट व्योम मित्रा को टू स्पेस बिफोर एस्ट्रोनॉट्स इन गगनयान। एम्स ने लॉन्च किया है आइंकोलॉजी.ai फॉर अर्ली कैंसर डिटेक्शन। इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराकूडा लॉन्च किया गया केरला से। स्काई रूट एरोस्पेस ने अनवील किया इसका पहला कमर्शियल रॉकेट विक्रम 1। इसरो ने पार्टनरशिप की है विज्ञान भारती के साथ टू लॉन्च द इनोवेटिव स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम। Who has won the La Liga 2024 title for the 36th time?
36वीं बार ला लीगा टाइटल जीता है रियल मैड्रिड ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। लास्ट टाइम 2023 में बार्सिलोना के द्वारा ये जीता गया था, बार्सिलोना एज नंबर 2 विच हैज़ वन द ट्रॉफी 27 टाइम्स। ला लीगा को स्टैब्लिश किया गया था 1929 में। दिस मेक्स द कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेन। यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करते हैं। इंडियन सुपर लीग 2024 टाइटल इसको मुंबई सिटी ने जीता है। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 गुवाहाटी असम में होगी। 17 ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ये चैंपियन हैं फिडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट 2024 के टोरंटो में। नोवाक जोकोविच, रोहन बोपन्ना ओल्डेस्ट नंबर 1 प्लेयर्स हैं। मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता है मेडन आई लीग टाइटल। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है F1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स। मुंबई ने जीता रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने जीती है गोवा को हराकर 2023 की। न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर बैटर हैं रचिन रविंद्र, ये बने हैं यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द सर रिचर्ड हेडली मेडल। विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड एन AI डिप्लोमेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। पहली बार दुनिया में AI डिप्लोमेट अपॉइंट किया गया यूक्रेन के द्वारा। वर्ल्ड का पहला AI डिप्लोमेट जिसका नाम है विक्टोरिया शी, AI डिप्लोमेट टू रिप्रेजेंट यूक्रेन। यूक्रेन की बात करें तो ईस्टर्न यूरोप की कंट्री है। रशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट यूरोपियन कंट्री है। अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो ये बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। कैपिटल है कीव। करेंसी है यूक्रेनियन रिवनिया। प्रेसिडेंट है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। और फरवरी 2024 में रशिया यूक्रेन वॉर को 2 साल पूरे हो गए हैं। Which of the following factors contributed to the widespread coral bleaching in the Lakshadweep Sea as recorded by researchers? कोरल ब्लीचिंग का कारण क्या है लक्षद्वीप सी में? ये कारण है मरीन हीट वेव्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। रिसर्चर्स एट ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कोची, इनके द्वारा ये नोट किया गया, ये देखा गया कि सीवियर कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रही है लक्षद्वीप में, जिसका कारण है मरीन हीट वेव्स। और ये जो हीट वेव देखने को मिल रही है इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। फिशरीज़, टूरिज्म और कोस्टल कम्युनिटी लाइवलीहुड्स इम्पैक्ट हो रही हैं। और गर्मी हम देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसकी वजह से मरीन इकोसिस्टम पर भी उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लक्षद्वीप ट्रॉपिकल आर्किपेलागो है 36 एटोल्स का एंड कोरल रीफ्स का इन लक्षद्वीप सी। कैपिटल है कवरत्ती, लार्जेस्ट सिटी है एनड्रॉट। हु हैज़ बिकम द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है सलीमा तेते, ऑप्शन बी करेक्ट है। झारखंड से बिलोंग करती हैं ये। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम जो है ये FIH प्रो लीग 2023-24 सीज़न compete करने वाली है बेल्जियम और इंग्लैंड में, जिसमें कैप्टन रहेंगी ये। इसके अलावा इनकी बात करें सलीमा तेते, ये बेस्ट इंडियन वुमेन्स प्लेयर ऑफ 2023 रही हैं बाय हॉकी इंडिया। इन 2023 सलीमा वॉज गिवन द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन। हु वॉज नोन फॉर हिज रोल्स इन द लॉर्ड ऑफ द रिंग एंड टाइटैनिक एंड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79। पिक्चर में देख रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर पहचाने होंगे, बर्नार्ड हिल हैं ये, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और टाइटैनिक में अपने रोल्स के लिए जाने जाते हैं और 79 ईयर्स ऑफ एज में इनकी डेथ हो गई है। बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं ऐसे लोग जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, उनको कौन सी फील्ड से वो बिलोंग करते थे। राणा तलवार पहले एशियन थे टू हेड अ ग्लोबल बैंक। मलयालम म्यूजिक डायरेक्टर KJ जॉय, इनकी डेथ हो गई है। ओल्डेस्ट ओलंपियन और फॉर्मर हॉकी प्लेयर अजीत सिंह गिल, इनकी डेथ हो चुकी है। मुनव्वर राना, ये उर्दू पोएट थे। डॉक्टर प्रभा आत्रे रिनोन्ड क्लासिकल सिंगर थी। उस्ताद राशिद खान हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे। पंडित हरिराम द्विवेदी हिंदी साहित्यकार थे जिनकी डेथ हो गई। नवरंग लाल टिब्रेवाल राजस्थान के गवर्नर रह चुके हैं। फ्रांस बेकेनबॉर, ये जर्मन फुटबॉल लेजेंड थे। वेद प्रकाश नंदा पद्म भूषण विनर रह चुके हैं। और विश्वेश्वर राव तमिल एक्टर थे जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई। विच कंट्रीज मैप मेड इन द न्यू 100 रुपीज़ नोट शोज 3 एरियाज ऑफ इंडिया। यह है नेपाल का नेपाल में 100 रुपये के नोट पर कंट्री का मैप डिपिक्ट किया गया है और उसमें इंडिया के 3 एरियाज़ को भी नेपाल के अंदर ही शामिल कर लिया गया, नेपाल के मैप के अंदर। कौन से एरियाज़ हैं ये? एक तो है लिपू लेक, एक है लिम्पियाधुरा और तीसरा है काला पानी। ये तीनों ऐसी जगह हैं जो नेपाल और इंडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण है और अभी नेपाल ने अपने मैप में इसको शो करते हुए इन तीनों जगहों को अपनी टेरिटरी क्लेम की है। लगभग 34 सालों से इन एरियाज़ को लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच डिस्प्यूट देखा जा रहा है। ठीक है, तीनों जगह अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, देखिए नेपाल जो है भारत से लगभग 1850 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। और कौन से स्टेट्स हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं? वो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।
तो चलिए यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल बैकड्रॉप को समझ लेते हैं। तो ये बात है अंग्रेज़ों के ज़माने की, जब भारत संप्रभु नहीं था, ब्रिटिशर्स की सत्ता थी भारत में। उस समय पर 1814 में ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच एक वॉर होता है। उस वॉर को कहते हैं एंग्लो नेपाल वॉर। ये जो लिखा हुआ है एंग्लो नेपाल वॉर, ये 1814 से 1816 तक चलता है। फिर 1816 में एक ट्रीटी होती है जिसे कहते हैं सिगौली ट्रीटी या फिर सुगौली की संधि। अब इस ट्रीटी के तहत कुछ चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। अब देखिए, एक चीज़ तो याद रखिएगा कि इसमें जो अंग्रेज़ थे वो जीते थे, तो इसीलिए जो कंडीशंस लगाई वो अंग्रेज़ों के द्वारा लगाई गई थी। और इस ट्रीटी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, जैसे ये नेपाल है ना। तो नेपाल का जो एरिया था, नेपाल अपना धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा था, इसी वजह से ये युद्ध हुआ था। यहाँ जो उत्तराखंड वाला रीजन है ये नेपाल ने अपने कब्जे में कर लिया था। फिर यहाँ यूपी में अवध वाले रीजन को, सिक्किम को अपने कब्जे में नेपाल ने कर लिया था। तो नेपाल का एरिया जो है ये बड़ा हो गया था और इसी वजह से अंग्रेज़ों ने ये वॉर किया था, क्योंकि उस समय भारत संप्रभु तो था नहीं कि भारत अपने एरिया को बचाने के लिए करेगा, अंग्रेज़ ही लड़ते। ठीक है, तो इसीलिए ये वॉर हुआ था। और यहाँ से क्या किया गया, नेपाल की बाउंड्री डिसाइड कर दी गई थी। ये लाइन भी लिखी हुई है ना, द ट्रीटी ऑफ सुगौली मार्क द फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेपाल्स बाउंड्री। और ये बाउंड्री कैसे डिसाइड की गई, तो जैसे ये नेपाल है, यहाँ से काली रिवर बहती थी और इस साइड मेची रिवर, यहाँ फिर सिक्किम है और यहाँ उत्तराखंड है। यहाँ वाला तो कुछ विवाद का ज़्यादा इतना है नहीं अभी विवाद, ये वाला विवाद हमें देखने को मिलता है। तो ये नेपाल की बाउंड्री डिसाइड की गई कि काली रिवर से लेकर मेची रिवर तक जो एरिया है वो नेपाल होगा, वो नेपाल की बाउंड्री होगी। अकॉर्डिंग टू विच ऑल टेरिटरीज ईस्ट ऑफ काली या महाकाली नदी भी इसको कहते हैं, ये नेपाल से बिलोंग करती है। वेस्टर्न बॉर्डर काली रिवर थी और रिवर मेची जो है इसे ईस्टर्न बॉर्डर नेपाल का समझा गया। और ये चीज़ भी मैंने एक्सप्लेन कर दी अभी कि इससे पहले नेपाल ने अपने कंट्रोल में बहुत सारा एरिया ले लिया था, जैसे कि सिक्किम है, दार्जिलिंग का एरिया, नैनीताल, कुमाऊँ, गढ़वाल रीजन, ये सारा नेपाल के कंट्रोल में था, जिस वजह से ये वॉर हुआ था। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें समझ आ गई। अब आगे देखें, सुगौली ट्रीटी साइन हुई थी 4 मार्च 1816 में बिटवीन लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ, ईस्ट इंडिया कंपनी के थे ये, और गुरु गजराज मिश्रा के बीच में। अब ये ट्रीटी भी हो गई, नेपाल की बाउंड्री भी डिसाइड हो गई कि ठीक है, महाकाली रिवर से लेकर मेची तक जो है नेपाल की बाउंड्री समझी जाएगी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है महाकाली रिवर के ओरिजिन को लेकर। इसको थोड़ा सा अगर समझे, ये नेपाल है ना, काली रिवर ऐसे बह रही है। तो नदियों का हम देखते हैं तो कई सारी रिवर्स ऐसी होती है ना जो दो तीन धाराएं आकर फिर एक मिलती है और फिर एक नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल सबसे बड़ा गंगा नदी है, तो इसी तरह महाकाली नदी का भी है, कई सारी धाराओं से मिलकर बनी हुई है नदी। अब ये वाला जो पार्ट है ये है लिपुलेख, ये वाला पार्ट है लिम्पियाधुरा। तो काली नदी का ओरिजिन माना किसको जाए, इस पर सारा विवाद है। नेपाल कहता है कि ये जो लिम्पियाधुरा वाला रीजन है ये काली नदी का ओरिजिन है, तो इसलिए ये पूरा रीजन जो है ये वाला सारा नेपाल के अंडर में आ जाता है। वहीं भारत का ऐसा मानना है कि ये जो लिपुलेख वाला एरिया है ये काली नदी का ओरिजिन है, तो इसलिए ये सारा रीजन ये भारत के कंट्रोल में आता है। अब ये काला पानी क्या है, तो काला पानी वो एरिया है जहाँ से इसका ओरिजिन होता है नदी का। तो बेसिक जो डिस्प्यूट है वो ओरिजिन को लेकर है, क्योंकि सुगौली की ट्रीटी में बाउंड्री डिसाइड एक रिवर के माध्यम से की गई थी कि ये नदी जो है ये बाउंड्री है, वो नदी के उस रिवर के ओरिजिन को लेकर विवाद है। इंडिया का मानना है कि काला पानी से काली रिवर ओरिजिनेट होती है, वहीं चाइना का मानना है कि लिपुलेख पास जो है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। द रीजन ऑफ लिपुलेख एंड काला पानी फॉर्मिंग ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया एंड चाइना होल्ड्स इमेंस जियो स्ट्रैटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। और यही सारा विवाद है और अभी नेपाल ने अपने मैप में इन सारी जगहों को अपने अंडर दिखाया है। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पावर मोटरसाइकिल विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। आंसर बताएगा इसका कमेंट में, और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।